हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर। आज हम DO LLB 4 सेमेस्टर एग्जाम्स की सीरीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जो कि 2020 और 21 को छोड़कर 2016 से 23 तक के पेपर को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसमें डिस्टिंक्टिवनेस से प्रश्न आ सकता है या फिर कोई वर्ड को मेंशन करके पूछा जा सकता है कि ये वर्ड रजिस्टर हो सकता है या नहीं। इसके जवाब में हम पहले सेक्शन 9 क्लॉज 1 बताएंगे। सेक्शन 9 क्लॉज 1 में 3 एब्सोल्यूट ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना कर सकते हैं। पहला ग्राउंड है कि अगर किसी मार्क का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, यानी कि मार्क अपने गुड्स को अदर प्रोड्यूसर्स के गुड्स से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। दूसरा ग्राउंड है कि अगर मार्क गुड्स के काइंड, क्वालिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यूज, ज्योग्राफिकल ओरिजिन और गुड्स के प्रोडक्शन का टाइम या सर्विस या फिर गुड्स और सर्विस के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तीसरा ग्राउंड है कि अगर मार्क ऐसा है जो कि करंट लैंग्वेज में कस्टमरी बन चुका है या फिर ट्रेड के एसेंशियल प्रैक्टिसेस में काफी कॉमन हो चुका है। इस सेक्शन से संबंधित पहला केस हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क है। ये 1955 का केस है। इसमें कोर्ट ने सेक्शन 9 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में दिया गया टर्म कैरेक्टर और क्वालिटी का मतलब गुड्स का नेचर, पेक्युलरिटी, क्वालिटी इत्यादि बताया, ना कि मेयर कंपोजिशन ऑफ गुड्स। और कोर्ट ने कहा कि रसोई वर्ड का डायरेक्ट रेफरेंस है गुड के कैरेक्टर से, क्योंकि रसोई को कॉमन अंडरस्टैंडिंग में किचन, कुक्ड फूड इत्यादि के नाम से जानते हैं और हाइड्रोजनेटेड ऑयल का भी कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, यानी कि रसोई वर्ड गुड का नेचर शो कर रहा है और रसोई वर्ड काफी कॉमन भी है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। दूसरा केस है इंपेरिकल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। ये 1977 का केस है। इसमें कोर्ट ने वर्ड मार्क शिमला, जिस पर बर्फ के पहाड़ से डिजाइन बनाया हुआ था, इस वर्ड मार्क को ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 के अंडर रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया, क्योंकि ऐसे ज्योग्राफिकल वर्ड को रजिस्टर करने से सेक्शन 9 क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी बार करता है। आगे कोर्ट ने इस केस में 4 ऐसी सिचुएशंस भी बताई जिन सिचुएशंस में ज्योग्राफिकल वर्ड मार्क का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहली सिचुएशन है जब ज्योग्राफिकल वर्ड मार्क डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर कर ले। दूसरी सिचुएशन है जब सेकेंडरी मीनिंग अचीव कर ले, यानी कि उस ज्योग्राफिकल वर्ड को सिटी से ज्यादा गुड्स की वजह से फेम मिला हुआ हो। तीसरी सिचुएशन है जब ज्योग्राफिकल नेम लोगों के बीच प्रोमिनेंट ना हो। और फोर्थ सिचुएशन है जब ज्योग्राफिकल नेम फैंसी वर्ड की तरह यूज किया जाए। इस टॉपिक से संबंधित आखिरी केस गीप फ्लेशलाइट वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क है। इस केस में कोर्ट ने जनता वर्ड को रजिस्टर करने से मना कर दिया, इस आधार पर कि जनता वर्ड कभी भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर अक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ड कॉमन पीपल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाने वाला बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसी के साथ हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अपने क्लासमेट्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। चलिए अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेल नोन ट्रेडमार्क है। इस पर हर साल क्वेश्चन देखा गया है, लेकिन कभी कभार ये 10 नंबर का भी आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। वेल नोन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज जेड जी में बताई गई। इसमें बताया गया कि वेल नोन ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होते हैं जिन ट्रेडमार्क को लोगों के बीच इतनी फेम मिली हुई होती है कि अगर कोई उस ट्रेडमार्क का यूज अदर गुड्स और सर्विसेज के लिए भी करे तो भी लोग दोनों गुड्स और सर्विसेज के बीच कनेक्शन समझेंगे। इसलिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में इसकी प्रोटेक्शन के लिए कई सारे प्रोविजंस दिए गए, जैसे कि किसी भी वेल नोन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 क्लॉज 1 में दिए गए एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के आधार पर रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ 11 क्लॉज 2 जिसमें वेल नोन ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी ऐसे ट्रेडमार्क से जो कि वेल नोन के आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क है, भले ही इसका यूज नॉन सिमिलर गुड्स के लिए किया जा रहा है। और 11 क्लॉज 10 में भी बताया गया है
कि रजिस्ट्रार एप्लीकेंट और अपोनेंट के पॉइंट्स को कंसिडर करते समय आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क से वेल नोन ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन 11 सबसेक्शन 11 में दिया गया है कि सिमिलर या आइडेंटिकल ट्रेडमार्क जिनको इस एक्ट के आने से पहले गुड फेथ में रजिस्टर या अक्वायर किया गया है, ऐसे ट्रेडमार्क की वैलिडिटी को प्रेजेंट एक्ट में वेल नोन ट्रेडमार्क के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं 11 क्लोज 6 जिसमें 5 ऐसी कंडीशंस बताई गई है जिनको रजिस्ट्रार कंसिडर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कोई ट्रेडमार्क वेल नोन है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन ये कंसिडर की जा सकती है कि उस ट्रेडमार्क का नॉलेज कितने लोगों को है। दूसरी कंडीशन है कि ट्रेडमार्क का यूज कहाँ और कितने समय से किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन रजिस्ट्रार कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क का प्रमोशन कहाँ और कितने समय से किया जा रहा है। फोर्थ कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ और कितने समय पहले हो गया। आखिरी कंडीशन है जो कि रजिस्ट्रार कंसिडर कर सकते हैं कि पहले किसी कोर्ट में इस ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क कंसिडर किया गया है या नहीं। इसी के साथ 11 क्लोज 9 में 5 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको एज अ कंडीशन रजिस्ट्रार कंसिडर नहीं करेंगे ये जानने के लिए कि ट्रेडमार्क वेल नोन है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है कि वो ट्रेडमार्क इंडिया में यूज हुआ है या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया गया है या नहीं। तीसरा पॉइंट है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने की एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की गई है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि रजिस्ट्रार ये नहीं देखेंगे कि क्या ट्रेडमार्क वेल नोन है या फिर रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में। आखिरी पॉइंट है कि ये एक कंडीशन नहीं होगी कि रजिस्ट्रार ये कंसिडर करे कि ट्रेडमार्क को इंडिया में कितने लोग वेल नोन कंसिडर करते हैं। सेक्शंस का ओवरव्यू लेने के बाद अब हम वेल नोन ट्रेडमार्क से संबंधित केस कैरीफोर वर्सेस सुब्बुरमन है। ये 2007 का केस है। इसमें रेस्पोंडेंट सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 को रिफर करते हुए कंटेन करते हैं कि अपीलेंट का ट्रेडमार्क फर्नीचर के लिए इंडिया में अननोन था, इसलिए वेल नोन ट्रेडमार्क कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने इस पॉइंट को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज जेड जी में वेल नोन ट्रेडमार्क को डिसिमिलर गुड्स के लिए यूज करने पर भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिसेप्टिव सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर देखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन 2 क्लोज एच में दी गई डिसेप्टिव सिमिलैरिटी की डेफिनेशन को बताएंगे, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मार्क अगर किसी दूसरे मार्क से इतना मिलता जुलता है कि पब्लिक को कंफ्यूजन या डिसेप्शन हो सकता है तो इसे ही डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क माना जाएगा। सेक्शन 9 क्लोज 2 का सब क्लोज ए ऐसे डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क को रजिस्टर करने से प्रोहिबिट करता है। इस सेक्शन से रिलेटेड केस सुंदर परमानंद लालवानी वर्सेस कार्लटेक्स लिमिटेड है। ये 1969 का केस है। इस केस में अपीलेंट कार्लटेक्स मार्क को घड़ी के लिए रजिस्टर करवाना चाहते थे, जो कि रेस्पोंडेंट द्वारा अपोज किया जा रहा था इस ग्राउंड पर कि ये सेम मार्क उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर करवा रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट पास करते हुए अपीलेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया मार्क कार्लटेक्स को रजिस्टर करने से मना कर दिया। इस डिसीजन के पीछे का कारण कोर्ट ने यह बताया था कि दोनों पार्टी का प्रोडक्ट भले ही अलग था पर दोनों प्रोडक्ट्स का मार्केट सिमिलर था, क्योंकि दोनों पार्टी के प्रोडक्ट काफी सस्ते दामों पर अवेलेबल थे जो कि कॉमन मैन द्वारा कंज्यूम किया जाना था, और इसलिए किसी भी कॉमन मैन को यह धोखा हो सकता था कि दोनों प्रोडक्ट एक ही मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन बाय फिरोडो लिमिटेड केस में बताए गए टेस्ट को रिफर किया, जिसमें किसी भी मार्क के यूज से डिसेप्शन या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट में पहले ये डिसाइड करना है कि क्या कोई पर्सन किसी नए मार्क जो कि किसी दूसरे क्लास ऑफ गुड्स के लिए यूज किया जा रहा हो उसे देखकर ये अज्यूम कर पा रहा है कि ये न्यू प्रोडक्ट भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर का ही है। दूसरे टेस्ट में गुड्स का नेचर कॉमन है या स्पेशल ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर गुड्स स्पेशल नेचर का है तो उसका मार्केट भी लिमिटेड होगा।
अब हम सेक्शन 29 क्लोज 1 को देखेंगे, जहां डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क का यूज को प्रोहिबिट किया गया है और उनके खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को इन्फ्रिंजमेंट एक्शन लेने के लिए एम्पावर किया गया है। लेकिन ध्यान रहे, सेक्शन 29 क्लोज 1 के अंदर इन्फ्रिंजमेंट एक्शन तभी लिया जा सकता है जब दोनों मार्क का यूज सिमिलर प्रोडक्ट के लिए किया जा रहा हो। इस सेक्शन से रिलेटेड केस है पार्ले प्रोडक्ट लिमिटेड वर्सेस जेपी एंड कंपनी, जो कि 1972 में एडजुडिकेट किया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट के फेवर में जजमेंट देते हुए ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि रेस्पोंडेंट के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाए, क्योंकि रेस्पोंडेंट का रेपर अपीलेंट के रजिस्टर्ड रेपर से डिसेप्टिवली सिमिलर था। अब हम डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क के ग्राउंड पर पासिंग ऑफ से रिलेटेड केस देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मा लिमिटेड। ये 2001 का केस है। इसमें कोर्ट ने 6 पॉइंट्स बताए जो कि कोर्ट द्वारा कंसिडर किया जाना चाहिए ये पता करने के लिए कि कोई नया ट्रेडमार्क किसी पुराने अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से डिसेप्टिवली सिमिलर है या नहीं। जिसमें पहला है मार्क्स का नेचर, कि क्या वो वर्ड मार्क है या लेबल मार्क या दोनों का मिक्स। दूसरा है डिग्री ऑफ रिजेंबलनेस, फोनेटिक सिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी इन इंडिया। तीसरा है गुड्स का नेचर। फोर्थ है जो भी राइवल ट्रेडर है उनके गुड्स के नेचर, परफॉर्मेंस और कैरेक्टर से सिमिलरिटी को कंसिडर करना। फिफ्थ है क्लास ऑफ परचेजर्स जो कि इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, एवं एजुकेशनल लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, डिग्री ऑफ केयर को कंसिडर किया जाना चाहिए। आखिरी पॉइंट है मोड ऑफ परचेजिंग। दूसरा केस है मिलमेथ ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्सेस एलरगन। ये 2004 का केस है। इस केस में कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि किसी ट्रेडमार्क का डिसीविंग और कंफ्यूजिंग नेचर जानने के लिए उस ट्रेडमार्क का वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन और प्रेजेंस को कंसिडर किया जाना चाहिए, और इसलिए रेस्पोंडेंट के द्वारा इसका यूज करना अपीलेंट के ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है। इस केस में कोर्ट ने यह भी बताया था कि कोई मार्क किसी दूसरे मार्क से डिसेप्टिव सिमिलर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें उन दोनों मार्क के ब्रॉड और एसेंशियल फीचर्स को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई आम आदमी किसी ट्रेडमार्क की एग्जैक्ट डिटेल्स को याद नहीं रखता, बस एक जनरल ओवरव्यू होता है उनके पास। इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि आईपीआर के केसेस के प्रॉपर नोट्स आपको niyamsqanun.com पर मिलेंगे, तो आप एक बार जरूर रीड करना, जिससे कि आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सके। चलिए अब हम फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन है। जैसा कि हर साल के पैटर्न में पार्ट ए और पार्ट बी में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपल्सरी होता है, तो हमने पार्ट ए से संबंधित इस पार्ट में 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और अगले पार्ट में हम पार्ट ए से 2 क्वेश्चंस और कवर करेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन हम सेफ जोन क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ जाए तो भी आप पार्ट ए से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। और अभी हम पार्ट बी से इंडस्ट्रियल डिजाइन कवर कर लेते हैं। इस टॉपिक में डिजाइन की डेफिनेशन, डिजाइन के रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन के ग्राउंड, साथ ही रजिस्टर्ड डिजाइन के पायरेसी प्रोविजन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को डील करने के लिए हम पहले डिजाइन की डेफिनेशन बताएंगे, जो कि डिजाइन एक्ट 2000 के सेक्शन 2 क्लोज डी में दी गई है। इस डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में बताया जा सकता है। पहला पार्ट इंक्लूजनरी है। इसमें बताया गया है कि डिजाइन यानी कि किसी भी आर्टिकल पर किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या फिर दोनों फॉर्म में बनाया गया शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, लाइंस या कलर का कॉम्बिनेशन शामिल है। दूसरा पार्ट एक्सक्लूजनरी है। ये डिजाइन के स्कोप से एक्सक्लूड करता है मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल डिवाइस, ट्रेडमार्क जो कि ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 में डिफाइन है, या फिर प्रॉपर्टी मार्क जो कि आईपीसी में डिफाइन है,
और किसी भी आर्टिस्टिक वर्क जो कि कॉपीराइट एक्ट 1957 में डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन को देखने के बाद अब हम देखते हैं डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए किन क्राइटेरियाज का होना जरूरी है। इसके लिए हम सेक्शन 4 बताएंगे। सेक्शन 4 में 4 ऐसे ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर डिजाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। पहला ग्राउंड है डिजाइन का न्यू और ओरिजिनल नहीं होना। दूसरा ग्राउंड है डिजाइन रजिस्ट्रेशन से पहले ही इंडिया या वर्ल्ड में पब्लिश की जा चुकी हो। तीसरा ग्राउंड है कि डिजाइन नॉन डिजाइन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और फोर्थ ग्राउंड है कि डिजाइन में ऑब्ससीन मैटर इन्वॉल्व हो। यानी कि डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी 4 क्राइटेरियाज का फुलफिल होना जरूरी है। पहला क्राइटेरिया है डिजाइन का न्यू और ओरिजिनल होना जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया है डिजाइन इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी पहले पब्लिश नहीं हुई हो। तीसरा क्राइटेरिया है डिजाइन नॉन डिजाइन से डिफरेंशिएट कर पाए। और फोर्थ क्राइटेरिया है कि डिजाइन में ऑब्ससीन मैटर इन्वॉल्व ना हो। अब हम कैंसिलेशन के ग्राउंड मेंशन करेंगे जो कि सेक्शन 19 में दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किसी भी डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टेन ग्राउंड्स पर इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन उस डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकता है। पहला ग्राउंड है कि वो डिजाइन पहले से इंडिया में रजिस्टर्ड हो। दूसरा ग्राउंड है उस डिजाइन के रजिस्ट्रेशन से पहले ही वो इंडिया या किसी और कंट्री में पब्लिश्ड हो। या फिर तीसरा ग्राउंड है कि डिजाइन न्यू और ओरिजिनल नहीं हो। या फोर्थ ग्राउंड है कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन के ग्राउंड में नहीं आती हो फिर भी रजिस्टर्ड हो। या फिर लास्ट ग्राउंड है कि अगर डिजाइन सेक्शन 2 क्लोज डी में दी गई डिजाइन की डेफिनेशन के क्राइटेरिया में नहीं आती हो। तो ये 5 ग्राउंड्स है जिनके आधार पर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन डिजाइन को कैंसिल करा सकता है। इस सेक्शन से संबंधित पहला केस भरत ग्लास ट्यूब लिमिटेड वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड है। इसमें कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट देते हुए अपीलेंट का ये कंटेंशन कि डिजाइन ऑलरेडी जर्मनी में रजिस्टर्ड हो चुका है, इसको रिजेक्ट करते हुए कहती है कि सेक्शन 19 में फॉरेन रजिस्ट्रेशन का ग्राउंड नहीं दिया गया है। और साथ ही कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करती है कि हालांकि ये डिजाइन रजिस्टर्ड तो हुई है पर इसको किसी भी आर्टिकल पर अप्लाई नहीं किया गया था और इसलिए इस डिजाइन को न्यू और ओरिजिनल कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि डिजाइन एक्ट डिजाइन के रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये डिजाइन जिस आर्टिकल पर बना है उस आर्टिकल पर वो डिजाइन रिप्रोड्यूस ना हो, इसकी प्रोटेक्शन डिजाइन एक्ट करता है। दूसरा केस है रेकिट बेनकिसर इंडिया लिमिटेड वर्सेस विथ लिमिटेड केस। ये 2009 का केस है। इसमें कोर्ट बताती है कि सेक्शन 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए जिसमें डिजाइन के कैंसिलेशन के ग्राउंड बताए गए हैं उसमें प्रायर रजिस्ट्रेशन अब्रोड नहीं बताया गया है, सिर्फ प्रायर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया दिया गया है। इसलिए फॉरेन में डिजाइन का रजिस्ट्रेशन इंडिया में डिजाइन को कैंसिल करने का ग्राउंड नहीं बन सकता। ये सिर्फ तभी बन सकता है जब फॉरेन कंट्री में डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद 6 महीने में ही आपने इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो। लेकिन प्रेजेंट केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट फॉरेन में डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को इंडिया में कैंसिलेशन का ग्राउंड नहीं मानती। अब आखिर में हम रजिस्टर्ड डिजाइन के पायरेसी प्रोविजंस को देखते हैं। पायरेसी यानी कि रजिस्टर्ड डिजाइन के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट। इससे संबंधित सेक्शन 22 क्लोज 1 है। इसमें बताया गया है कि किसी भी रजिस्टर्ड डिजाइन को उसके प्रोप्राइटर के कंसेंट या लाइसेंस के बिना अप्लाई या इंपोर्ट या पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आज के इस पार्ट में हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस का असली मजा तो आपको पार्ट 2 में आएगा जिसमें हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें से एक में हम सेफ जोन क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पार्ट 2 को मिस मत करना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं हम पार्ट 2 में। थैंक यू।